डीबीटी के माध्यम से अगर बीते वर्षों की बात की जाए तो लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बीते वर्षों में लाभार्थियों तक पहुंचा है। 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। किस तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने पे काम हो रहा है और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां लगातार, रफ्तार बरकरार। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरीके से ये हमारे देश की स्थिति परिस्थिति में एक बड़े बदलाव का एक इशारा करता हुआ साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। दीपशिखा शिकरवार जी हैं, जो कि सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स की। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। दीपशिखा शिकरवार जी, शुरुआत यही, क्योंकि विकास अपने आप में एक आइसोलेशन में नहीं हो सकता, आपको समग्र तौर पर नीतियों को बनाने और उसको जमीन पर उतारने के लिए काम करना पड़ेगा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बड़ा पहलू यह भी है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, तकनीक का एक इस्तेमाल हुआ है, शायद इसलिए भी हम तेज गति से आगे बढ़ पा रहे हैं। किस तरह से आप इसको देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें की गई हैं। अगर आप देखें कि उद्योग जगत के लिए भी, आम आदमी के लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें उद्योग जगत के लिए चीजें आसान ही नहीं की गई हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सरलीकरण जो किया गया है प्रोसीजर्स का, उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि जहां पे भ्रष्टाचार का स्कोप रहता था, गुंजाइश होती थी, उसको कितना कम किया जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के वो मेजर्स लिए गए। आम आदमी के हिसाब से भी अगर आप देखें, पूरे पॉलिसी को आप देखें तो मेजर्स जो लिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, उसके अलावा भी जिस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कहां कहां पे आम आदमी को भ्रष्टाचार या उससे उस तरह की किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था, उसको किस हद तक कम किया जा सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये दोनों चीजों के मद्देनजर बहुत सारी नीतियां ली गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं, और जिसका असर आपको दिख रहा है हर एक लेवल पर, थोड़ा पता चल रहा है, उसका फर्क महसूस हो रहा है। जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे लगातार जो बदलाव सोचा गया था वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपको लगता है कि इस बदलाव के माध्यम से ही शायद अर्थव्यवस्था की तेज होती गति भी हमको दिखाई पड़ती है? इसका एक बड़ा पैमाना हमको जीएसटी कलेक्शन में या फिर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबरों में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है? जी, मैं दीपशिखा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान शुरू किया। उसके तहत हम केवल 4 साल में 63वें स्थान पर आ गए, जो कि पहले हम 144वें स्थान पर रहते थे। उसके बाद खैर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स बिजनेस आजकल अभी वो कुछ समय के लिए वो स्थगित किया गया, तो वो अभी आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा, मेक इन इंडिया का जो साथ में ड्राइव शुरू किया, उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसके तहत जन धन योजना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उन सब से आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश दुनिया के देशों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश हो गया है। उसकी वजह और भी है। कोविड हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया, और हमारे देश ने उस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। और हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके तहत काफी सुधार, फ्री बीज नहीं बांटी गई, बल्कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को काफी सुधार किए गए। तकरीबन 30 लाख करोड़ का पैकेज, जिसके तहत तकरीबन सभी क्षेत्रों को छुआ गया और उनमें रिफॉर्म्स किए गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये स्कीम आई मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कम किया गया नई मैन्युफैक्चरिंग पे, और सबसे बड़ा गेम चेंजर था पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। उससे हमारे पास काफी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अलावा बाहर के भी इन्वेस्टर्स आए, और आज हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम साल ब साल आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों के बजट की अगर हम बात करें तो उसमें जोर केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कैपिटल एसेट क्रिएशन पर रहा।
पीएम गतिशील योजना के तहत जो काफी जो लॉजिस्टिक में सुधार किया, उससे आशा है कि आने वाले 1-2 सालों में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर देश में व्यापार करना और सुगम हो जाएगा और उसकी जो कीमत है, लागत है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो भी कम हो जाएगा। तकरीबन अनुमान है कि 13% से वो घटकर तकरीबन 8-9% हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट रह जाएगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो जीएसटी में जो सुधार किया, एक जीएसटी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक कदम था, जिसमें कि पूरे देश को एक मार्केट के रूप में कैसे विकसित करना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लेके आना, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन सरकार की दाद देनी चाहिए कि सरकार ने पेशेंटली सभी स्टेक होल्डर्स को लगातार उनके साथ एंगेज रही और उसमें जो भी सुधार हो सकता था वो किया। आज हम उसका नतीजा देखते हैं कि जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट विकास हो रहा है, उसका जो द्योतक है उसमें जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड, बिल्कुल अपने आप रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दीपशिखा जी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े भी अपने आप में 18% लगभग बढ़े हैं, और इतना ही नहीं, औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो भी हमको दिखाते हैं कि इंडिकेटर्स लगातार पॉजिटिव रेट के साथ में आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। विश्व में इतनी चुनौतियां, बावजूद उसके देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ने की रफ्तार को पकड़े हुए। जी बिल्कुल आर्येंद्र जी, अगर आप आंकड़े देखें तो, और अगर आप प्रोजेक्शंस भी देखें, जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, थोड़ी मॉडरेशन की बात हो रही है कि जो इस पिछले साल जो विकास दर थी उससे थोड़ा सा शायद कम हो सकती है, लेकिन फिर भी विश्व में अगर आप स्थिति देखेंगे उसके मुकाबले भारत जो है उसमें विकास दर, उसमें ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होने की संभावना है। और सारे एजेंसीज का ये कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और ग्लोबल इकोनॉमी को भी वो अपना सपोर्ट देगी। और ये आंकड़े, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े लें या जीएसटी के लें, उसके अलावा भी अगर आप देखें जो ऑटोमोबाइल के आंकड़े आए हैं या पीएमआई का जो आंकड़ा आया है, इस सभी से जो लग रहा है कि जिस तरह की रिकवरी हमने देखी थी पैंडेमिक के बाद, वो बरकरार है। और हालांकि ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है, उससे उसका थोड़ा सा असर होगा जिस तरह, और मॉडरेशन होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है ग्रोथ काफी रोबस्ट है और बनी रहेगी इस साल भी और उसके आगे आने वाले समय में भी। जी अनिल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अगर भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी हिस्टोरिक नंबर्स के साथ में हमको दिखाई पड़ रहा है, $760 बिलियन से ज्यादा का, ये पहली बार है इस प्रकार का एक्सपोर्ट्स के नंबर भी। ये भी हमको दिखाते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम और तेज गति से कैसे आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। जी, हमारी जो प्रोडक्ट्स है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसका हम नतीजा देखते हैं कि हमने कुछ नई मार्केट को भी पकड़ा एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें खास करके मैं कहूँगा कि यूएई का नाम सामने आता है, जिसमें हम काफ़ी अच्छे दर पे इस बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में ऑलरेडी हमारे जो फेवरेट या टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है उसके साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इसकी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये कि आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है। हमारे देश में केवल और केवल जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ कैसे जुड़ा जाए और हमारी कीमतों को, चाहे वो वस्तुएं हों या सेवाएं हों, उनको हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, उसका आज ये नतीजा है कि आज हमारी प्रोडक्ट्स अच्छे डिमांड में पूरे विश्व में हैं। आज हम तकनीक के सहायता से भी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं। आज अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं, चाहे वो दवाई का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो, चाहे वो मोबाइल का सेक्टर हो, आज हम दुनिया में सबसे आगे पायदान पर खड़े हुए हैं। तो इसका नतीजा हम देखते हैं कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो रिकॉर्ड इस साल बनाने वाला। अभी अनुमानित आंकड़े आए हैं, मेरे को लगता है कि कुछ 1-2 हफ्ते में इसके फाइनल इस फिस्कल ईयर के आंकड़े भी हमारे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक ब्राइट स्पॉट हिंदुस्तान लगातार बना हुआ। फिलहाल वक्त इतनी ही ज़्यादा दे रहा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीपशिखा जी आपका, अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।